हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। तो वेलकम टू 10th क्लास। 10th में आ गए हो भाई, बड़े हो गए हो, इस बार बोर्ड के एग्जाम देने हैं। 9th तक तो जो मौज मस्ती होनी थी सो हो गई। अब 10th क्लास में सीरियस होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 10th क्लास है बेटा, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स खेल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में जो गलतियां हुई सो हुई, अब छोड़ दो, लेकिन 10th में सिंसियर हो जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो। बच्चों को साइंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। केमिस्ट्री में काफी सारी प्रॉब्लम्स 9th क्लास में फेस करनी पड़ी होगी। एक्चुअल में बेटा केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, और जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस, जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो पता है किस पर बेस्ड होते हैं? बताएं बताएं बताएं, जल्दी आओ इधर आओ। वो जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई, वो आपके जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं भाई, उन्हीं पर तो बेस्ड हैं। बाहर से थोड़ी कुछ आ रहा है, उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। होता क्या है ना, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो, रटते रहते हो भाई। वो जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, जो एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको भी पढ़ो। पेपर उन्हीं में से बन के आ रहा है, ठीक है। अब समझ आया कि केमिस्ट्री का पेपर आता कहां से है? 80% पेपर उसमें से आता है, जो कि आप लोग इग्नोर कर देते हो। फिर आपको लगता है अरे बाप रे, पता नहीं कहां से पेपर आ गए, ठीक है। तो स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी पड़ेगी। हर एक चीज को अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री अब आपके लिए टफ नहीं रहेगी, क्योंकि हम है ना, हम आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करवाएंगे और केमिस्ट्री के साथ दोस्ती कराएंगे। तो दोस्ती कैसे होगी? जब चीज़ें समझ आने लगती हैं तो हम उसके बारे में और जानना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। जब हमें अच्छा लगने लगता है तो हमारी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी साइंस के साथ दोस्ती हम करवाएंगे, ठीक है। तो इस बार आपके पास केमिस्ट्री में बेटा 4 चैप्टर्स हैं। पहला है आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, और फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर करनी है, बहुत अच्छे से। हर एक चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मेरी ये गारंटी है कि जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो आपको ये चैप्टर ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना, नोट्स जरूर साथ के साथ बनाते रहना। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स भी डाल दिए जाएंगे बहुत जल्दी। जिन्होंने आज या कल में देख ली, अपलोड होते ही देख ली, उनको मिल जाएंगे 2-3 दिन में हैंड रिटन नोट्स, और जिन्होंने बाद में देखी उनको तो मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो टॉपिक्स देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, और रिकॉल करने की हैबिट्स डेवलप कर लो कि आपने जो पढ़ा है वो आप कहीं पर भी बैठे हो उन चीज़ों को रिकॉल करो, मेमोराइज करो, तब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। तब आपकी सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो टॉपिक्स है ना इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो जो बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग एक अलग वीडियो में हमने 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें वो जो है डिस्कस किया है वो टॉपिक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहां जाकर उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बड़ी ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में, और केमिस्ट्री के साथ दोस्ती करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? तो कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में, या कोई भी दो सब्सटेंस हमने मिला दिए आपस में, ठीक है। कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब हमने मिलाए आपस में, तो उनको मिलाने के बाद अगर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, कोई नई चीज बन जाती है, जिसकी जो आइडेंटिटीज है, जिसकी जो पहचान है, वो पुराने वाले सब्सटेंस से टोटली चेंज है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा, किसका? वाटर का। तो अगर हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में ऐड किया, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में ऐड किया, ठीक है, ये भी फॉर्म में लिख देते हैं। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। और जब हम इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिल गया बेटा?
वाटर मिल गया जो कि लिक्विड फॉर्म में था। तो हमने जब दो सब्सटेंसेस को कंबाइन किया, मिलाया, तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी जिसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो टोटली डिफरेंट थी, पहचान उसकी टोटली डिफरेंट थी। कैसे? ये दोनों गैसियस स्टेट में थे और ये हमें लिक्विड में मिल गया। तो ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या बात समझ आई? ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो नया सब्सटेंस हमको मिला है ना बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो बेसिक 3 चीजों के बारे में अभी फिलहाल आपको जानना है। क्या क्या? पहली चीज तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मान लिया प्रॉपर्टीज चेंज हुई, जैसे हमारी वाटर के अंदर हुई थी, है ना। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, दिख रहा है ना। ऑलराइट, जैसे वाटर के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी। सेकंड, एनर्जी चेंज होगी। कैसे? या तो हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा या हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा। तो एनर्जी चेंज होगी। तो अगर हीट एनर्जी रिलीज करेगा तब भी एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और हीट एनर्जी तब वो रिलीज कर देगा। और अगर हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद भी कोई नई चीज बनेगी जिसकी आइडेंटिटी जो है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट होगी, पहचान ही अलग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्जर्व करने की बात करते हैं, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, कुकिंग ऑफ फूड जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। मम्मी ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज हो गई ना। क्या उसको वापस से पुराने स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो वो क्या है? कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ? उसने हीट को ऑब्जर्व किया, उसने हीट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी। रिलीजिंग ऑफ हीट, जैसे मीथेन गैस है ना, मीथेन है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तब इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, इन्होंने रिलीज कर दी। तो यहाँ पर हीट रिलीज हुई, तो यहाँ पर हीट रिलीज हुई, कुकिंग ऑफ फूड में हीट ऑब्जर्व हुई। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है ना। इसमें भी जो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है, नई चीज जो मिली है, वो उसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट है। यहाँ मीथेन था, ऑक्सीजन था, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, नई चीजें मिल गई है हमको, हीट भी रिलीज हो रही है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एनर्जी भी चेंज होती है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझो। क्या बात समझ आई? तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑलराइट। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हमारे पास रस्ट आ जाता है। रस्ट मतलब पता है? जंग लगना, है ना। रस्ट क्या है? जंग लगना। जब आयरन या लोहा वाटर, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है उसमें वो कन्वर्ट होने लगता है ना, उसकी लेयर आ जाती है। तो आयन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आयन और रस्ट में दोनों की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो गई ना। पहले आयन था, अब रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या अब रस्ट को हम वापस से आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज हमें मिली है वो एंटायरली डिफरेंट है, नई प्रॉपर्टीज वाली चीज कोई हमें मिली। तो वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयन इज अ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये एक दूसरे के साथ मिले तब इन्होंने क्या बनाया? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, है ना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी इन्होंने रिलीज की। तो अगर यहां देखोगे तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने नया सब्सटेंस क्या बना दिया? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि नया सब्सटेंस मिला, एक नई चीज हमको मिली है जिसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। कुकिंग ऑफ फूड, जस्ट अभी आपको बताया था कि कुकिंग ऑफ फूड जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, कंबशन का प्रोसेस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है। कंबशन ऑफ कैंडल, देखो एक होता है कंबशन ऑफ कैंडल और एक होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बेटा कंबशन ऑफ कैंडल के अंदर क्या होगा?
कि वो जो कंबशन का प्रोसेस है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, और उसमें सूटी फ्लेम, धुआं निकलता है, गैसेस रिलीज हो रही है। तो वो क्या है, धुआं निकल रहा है, गैसेस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है वो, तो वो क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करेंगे तो बर्निंग में क्या हो रहा है, जो वैक्स है, जो मोम है, वो पिघल रहा है ना भाई। अब जब मोम पिघल रहा है तो वो पिघलने के बाद भी तो मोम ही है, तो वो क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज। बात समझ आ रही है ना, बहुत सिंपल सी बात थी ये तो कंबशन ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल अगर असर्शन रीजन में पूछा जाता है या केस बेस में पूछा जाता है तो अब आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से इस चीज को बता सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जैसे वाइन है, वाइन बनी है ना, वाइन कैसे बनती है, अब जैसे ग्लूकोज, जैसे सॉरी ग्लूकोज नहीं, अब जैसे ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स के अंदर नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, ग्रेप्स के अंदर जो अंगूर होते हैं उनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। अब जब उसके अंदर यीस्ट ऐड किया जाता है ना बेटा, तो यीस्ट क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो टाइनी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो जो ग्रेप्स के अंदर शुगर प्रेजेंट है उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। अब वो शुगर में रह के एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, नया सब्सटेंस मिल गया, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, सिंपल सी बात। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ आया होगा कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है बेटा, ऑलराइट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं ये समझ लो। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो यहां पर जिनमें केमिकल रिएक्शन होगा, जो कंबाइन होंगे आपस में, जो कंबाइन होंगे आपस में, वो क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं और प्रोडक्ट हमेशा हमें कहाँ मिलता है, राइट हैंड साइड। बात समझे, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड, ये समझ लो। वैसे वाटर का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रखा है, क्या फॉर्मेशन हो रही है, क्या बन रहा है, ये वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरह से जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट। और इन्होंने जो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है वो क्या सब्सटेंस मिला है हमें, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। अभी फिलहाल आप समझते जाओ बस, जो जो आपको समझाया जा रहा है, कंफ्यूज मत होना कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या मिल रहा है वहाँ क्या मिल रहा है। अभी सिर्फ आप सुनने पे फोकस करो, जो आपको समझाना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उस पे ही फोकस रखना। ठीक है, अभी आपको हमने समझाया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, बस इतना समझो। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो अब क्या फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन रिजल्ट है फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो देखो, केमिकल चेंज आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल चेंज के अंदर क्या था, कि भाई एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही थी जिसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशंस थी, नई चीजें मिल रही थी उसके अंदर। जैसे हमने मीथेन की बात की थी, मीथेन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया था, तो यहाँ पर हमारे पास मीथेन थी और ये ऑक्सीजन था, और इन्होंने नई कॉम्पोजिशन हमको मिल गई थी ना। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो कॉम्पोजिशन बदल गई इसकी। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो कॉम्पोजिशन इसकी चेंज हो गई, है ना। तो न्यू सब्सटेंस भी मिला और उसकी जो कंपोजिशन है वो भी बदल गई। ठीक है, अब केमिकल चेंज के दौरान जो भी एटम्स होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, वो टूटते हैं। ठीक है, एटम के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बना देते हैं जाकर। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, किसकी, मीथेन की बात करें, या यहाँ पर ही हम बोल देते हैं, यहाँ पर ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड टूटा, कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा ना, कार्बन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, तो कार्बन यहाँ आ गया
ठीक है, कार्बन यहाँ आ गया और हाइड्रोजन जो है ये इधर चला गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो इधर चला गया। तो अगर हम देखें, देखो अभी इसको ना हमने वो नहीं कर रखा है, बैलेंस नहीं कर रखा, बैलेंसिंग यहाँ पर हो रखी है, तो थोड़ा देख लेना भाई, यहाँ पर 2 लगा देना और यहाँ पर भी 2 लगा देना, तो बैलेंसिंग होगा। ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स थे उसका बॉन्ड टूटा और वो दूसरे के पास चले गए। ठीक है, नया बॉन्ड उन्होंने बना लिया, जैसे कि नया केमिकल कंपाउंड हमको मिला, एक नई चीज हमको मिल गई। बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि भाई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है। इसका एग्जांपल हमने रस्टिंग ऑफ आयन ले रखा है कि भाई आयन और ऑक्सीजन और वाटर जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आयन हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे, और आयन हाइड्रोक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है। ठीक है, नया कॉम्पोजिशन मिल गया। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले तो नई कॉम्पोजिशन वाली चीज इन्होंने दे दी। फिर हमने बात की कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे एटम के बॉन्ड भी टूटते हैं और टूटने के बाद नई कंपोजिशन उसकी बन जाती है, नया बॉन्ड बन जाता है जिसकी नई कंपोजिशन होती है। ठीक है, अच्छा, और केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, देखो केमिकल चेंजेस के इंडिकेटर क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। एक तो कलर चेंज होगा बेटा, दूसरा गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तीसरा प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस मिल जाता है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। कैसे सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि मान लो कि हमने दूध लिया, मिल्क लिया और लाइम वाटर लिया। ठीक है, नींबू का रस लिया और दूध लिया और दोनों को हमने मिक्स कर लिया। तो क्या होगा, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे ना तो वहां पर हमें व्हाइट कलर के लम्प्स दिखेंगे, कांठे नजर आएंगे, लम्प्स नजर आएंगे उनको मिक्स करने के बाद, और वाटर अलग हो जाएगा और वो व्हाइट कलर के लम्प्स अलग हो जाएंगे। तो वो जो व्हाइट कलर के लम्प्स हैं वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट है। जो पनीर है वो प्रेसिपिटेट है और जो वाटर है वो सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। तो दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद एक सॉलिड हमको ऐसा मिलता है जो कि फ्लोट करता है ऊपर और फिर वो कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर हमें केमिकल चेंज हुआ, कैसे पता चलेगा, एक तो कलर चेंज हो जाएगा, गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एनर्जी चेंज होगी, जैसा कि अभी बताया था, हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो सकती है। तो वहां पर भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और स्मेल भी उसकी जो है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा, बेकिंग ऑफ केक, जैसा भी बताया था, कुकिंग क्या है, कुकिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि केमिकल चेंज एग्जैक्टली है क्या। ठीक, अब फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है बेटा, उसकी पहचान नहीं बदलती, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है। ठीक है, सिर्फ उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी ये बदलेगा, लेकिन जो वो है वो वही रहेगा। जैसे मान लो अगर मैंने आइस की बात की, तो आइस अभी सॉलिड स्टेट में है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब सॉलिड में थी तब भी वो वाटर थी और जब वो मेल्ट हो गई तब भी वो वाटर है। तो वो उसका फिजिकल चेंज, बात समझ आई, वो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? डिसॉल्विंग ऑफ शुगर। शुगर जब हमने पानी में मिलाई तब भी वो शुगर ही है, और अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, रख दें, तो इवोपोरेट होके वो क्या, तब भी हमें शुगर ही मिलेगा। ठीक है, उसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया है, कोई नई सब्सटेंस, कोई नई चीज हमको नहीं मिली है, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी अभी भी सेम है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर अगर मैंने काटा, कटिंग ऑफ पेपर, तो पेपर को काटा, पेपर भले ही कट गया, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन फटने के बाद भी तो वो पेपर ही रहा ना, है ना। बात समझ आई? तो कटिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर हमने क्या देखा कि भाई इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, सब्सटेंस सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, उसकी शेप, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे शेप हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, है ना, उसकी डेंसिटी हो गई, ये हमें इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, बात समझ गए? तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि क्या केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज का रिजल्ट है या फिजिकल चेंज का? तो केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज बट नॉट फिजिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज के दौरान हमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, नया सब्सटेंस कोई मिला है, लेकिन फिजिकल चेंज के दौरान हमें किसी भी तरह के नए सब्सटेंस की
फॉर्मेशन नहीं मिली है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है। और जब तक नया सब्सटेंस ना मिले तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं माना जाता। तो नया सब्सटेंस हमें सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में मिल रहा है? केमिकल चेंज के दौरान। ठीक है, बात समझ आई? तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो समझ आया होगा, है ना। एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक था। ऑलराइट, तो आपके पास एक ही बेटा एक्टिविटी आ जाती है मैग्नीशियम रिबन की, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप है, ठीक है, एक चिमटा है, टोंग है जिससे आप उसको पकड़ोगे, एक बंसन बर्नर है जिसपे उसको रख के जलाओगे। और जब उसको जलाओगे ना तो एक आपको मतलब कुछ ना कुछ आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा जो आपकी आइस को कवर करे। क्यों? क्योंकि जब इसको बर्न करोगे तो इसमें से बड़ी चमकदार सी, जैसे पटाखे से लाइट आती है ना, वैसी डेजलिंग व्हाइट कलर की लाइट आती है। ठीक है, जैसे किसी बम को जलाने के बाद या किसी पटाखे को या फुलझड़ी को जलाते हो तो उसमें से लाइट निकलती है ना, जो आंखों में लगती है, तो ऐसी लाइट जो है इसमें से निकलती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? मैग्नीशियम रिबन को पहले जो सैंड पेपर होता है उससे उसको रब करना होगा। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन ओपन में रहता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। तो सैंड पेपर से पहले उसको रब करेंगे, उसके ऊपर से वो ऑक्साइड की लेयर हटाएंगे। उसके बाद बंसन बर्नर होता है, उसके ऊपर उस मैग्नीशियम रिबन को रखा जाएगा। जब उस बर्नर के ऊपर, उस फ्लेम के ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन को रखेंगे, क्योंकि मेटल का है तो हमें किसी चिमटे से पकड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा? वो जलेगा और जल के वो बड़ी ब्राइट लाइट देगा। ठीक है, और ब्राइट लाइट उसमें से प्रोड्यूस होगी और साथ में पाउडरी सब्सटेंस जो है वो इस एक प्लेट में जमा होता जाएगा। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब इसको हमने क्या किया, हमने इसको जब बर्न किया, हीट किया, तो हमें एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन मिली जो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। बात समझे? बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो चुका है? ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है, बट चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होगा स्टेट चेंज होगी, हुई चेंज। वहां पर वो किस में था? वो एक स्ट्रिप थी, है ना, तो उसमें से लाइट भी इवॉल्व हुई और कहीं ना कहीं वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया, है ना। दूसरा कलर चेंज होता है। तीसरा गैस इवॉल्व होती है ना, वहां पर गैस इवॉल्व हुई थी किसमें? मैग्नीशियम रिबन वाले में गैस भी इवॉल्व हो रही थी और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होती है। जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हो तभी हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें से कुछ भी हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। बात समझ आई? इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक और एक्टिविटी है। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिया है हमने? टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए, इस टाइप के व्हाइट कलर के हैं, और उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। ठीक है, और फिर एक होल्डर से उसको हम पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम उसको बर्नर के ऊपर रखेंगे ना बेटा तो वो गर्म हो जाएगा, तो हाथ जल सकता है, तो इसलिए उसको होल्डर से हम पकड़ेंगे। और होल्डर से पकड़ने के बाद हम क्या देखेंगे इस ट्यूब के अंदर? जब ये गर्म होने लगेगा तो गर्म होने पर ये कुछ गैसेज रिलीज करेगा। ठीक है, ये गैसेज रिलीज करेगा, और कौन सी गैसेज होंगी ये? सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज जो हैं ये रिलीज करेगा। ठीक है, जब इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने बंसन बर्नर के ऊपर रखा और हीट करना स्टार्ट किया, तब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज जो हैं वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर गैसेज रिलीज हो रही हैं। अब जब गैसेज रिलीज होंगी इसका स्टेट भी चेंज होगा और ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज होगा। जैसे व्हाइट क्रिस्टल से तो ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का फेरिक ऑक्साइड हमको मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या है आपको ये याद करना है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, जब उसको हीट किया तो हीट का सिंबल हम ऐसे ट्रायंगल से बनाते हैं। ठीक है, हीट को हम ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो हमको क्या मिला बेटा? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस हमको मिली। क्या बात समझ आई? एज अ प्रोडक्ट
ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से उसको हीट किया तो हमको फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और इसका कलर क्या था, व्हाइट, इसका कलर क्या हुआ, ब्राउन हो गया। और साथ में इसने गैसेस भी रिलीज कर दी। ठीक है, एक ये भी एक्टिविटी है, इसको आपको लिखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक, फिर अब चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि अभी आपके पास जो एक्टिविटी है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की, कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें जब हम पानी मिलाएंगे ना तो वो क्या होता है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। अब कैसे, अब ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये प्रोसेस, ये कैल्शियम ऑक्साइड मिल कहां से रहा है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। जब इसको फैक्ट्रीज में ले जाके बेटा 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके हीट किया जाता है, तो ये उस हीट को ऑब्जर्व करता है और ये टूटता है ये, और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है बेटा, लाइमस्टोन है। ये क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, घरों में जो मार्बल बिछते हैं, सीढ़ियों पे पत्थर वत्थर लगाते हैं हम लोग, वो लाइमस्टोन है। ठीक है, अब वो लाइमस्टोन को फैक्ट्रीज में ले जाके 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और उसको तोड़ा जाता है, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अब क्या किया, ये जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया, पानी मिलाया इसके अंदर। ठीक है, जो हमारा क्विक लाइम के जो वो थे कुछ स्टोन्स थे, उसके अंदर पानी मिलाया, वाटर ऐड किया। जब इसके अंदर वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिला, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, वाटर और स्लेक्ड लाइम, ये जो स्लेक्ड लाइम होगा ना, ये जो स्लेक्ड लाइम होगा ये क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बात समझ आई। और यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो एक एक्टिविटी ये भी है आपके पास, तो इसका रिएक्शन जरूर लिख लेना। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो हमारे पास तब ये एक्टिविटी आएगी, तब इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन बेटा 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जोड़ने वाला। ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि तोड़ने वाला, तोड़ देता है, ये जोड़ता है, ये तोड़ता है। ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेस होगा, इसमें आयन डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, और इसमें पार्टनर्स को डिस्प्लेस करेगा, वो अभी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन जो है अभी आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि बताया था कि भाई ये जोड़ने वाला रिएक्शन होता है, ये जोड़ता है। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना देते हैं, जुड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, जब हम उनको मिलाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो जुड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन, जब इनको हमने ऐड किया तो इसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो एक हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये जोड़ने वाला है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि ये तोड़ता है, ये तोड़ता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक कंपाउंड को डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके उसको 2 या 3 रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सॉरी, दो या दो से ज्यादा
कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है या एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड टूटेगा। वो अब किसी भी रीजन से टूट सकता है, वो हीट की वजह से भी टूट सकता है, वो लाइट की वजह से भी टूट सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से वो टूट सकता है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट सकता है, लेकिन वो टूटेगा। एक कंपाउंड जो है वो टूटेगा और टूटने के बाद वो 2 या 3 कंपाउंड या एलिमेंट बनाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक होता है थर्मल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड होता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक होता है फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का बताया। क्या क्या बताया, पीछे पीछे बोलो। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइसिस। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। अब थर्मल, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि भाई हीट की वजह से कहीं ना कहीं हीट प्रोवाइड की जा रही है और वो जो हीट प्रोवाइड की जाती है इसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो टूट रहा है। तो जैसा अभी हमने पीछे किया था, किसका किया था बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का किया था, पीछे किया था ना, जब उसको हमने फैक्ट्री में ले जाके 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। तो वो क्या है, वो भी तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट है सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, जब इसको हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड था ये सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है और वो एक कंपाउंड को जब हमने हीट किया तो इसने उस हीट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद ये जो पोटेशियम क्लोरेट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, उस हीट को ऑब्जर्व करने के बाद ये टूटेगा और टूट कर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कंपाउंड में अलग। ये कंपाउंड है और ये क्या हमारा एलिमेंट है, तो इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बात समझ आई, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का किया था। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्म में था, उसको हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो भी टूटा और किस में कन्वर्ट हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो तो चली गई और सॉलिड हमारे पास रह गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। नाम से पता चल रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं पास की जा रही है, तो इसकी वजह से जो भी कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड डिकम्पोज होगा और सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और कब, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तब वो टूटेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का आपने किया हुआ है वाटर में, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, है ना, वाटर के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको तोड़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं, और वो किस प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से करते हैं ना। तो यहाँ पर और क्या एग्जाम्पल है, अभी इसके ऊपर हमारे पास एक वो भी है, एक्टिविटी है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इस बार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम बताएंगे आपको क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड। तो जब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, पोटेशियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पोटेशियम प्लस क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में था, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपके पास पोटेशियम रह जाएगा, पोटेशियम लिक्विड में रहेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है, तो वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, पोटेशियम। क्या बात समझ आई, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्टिविटी देख लेते हैं हम जरा। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, यानी कि मान लो आपके पास पानी का ग्लास है, ठीक है, अब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उसको आप तोड़ना चाहते हो, तो वो कैसे तोड़ोगे, जब उस पानी में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे।
ठीक है, तो यही एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी आपके पास दे रखी है और ये बेटा इस बार एग्जाम में आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इसमें लिया क्या क्या है, इसमें एक हमने क्या ले लिया, दो ग्रेफाइट रॉड्स ले लिए। ये सबसे पहले हम सिंपल सी बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक मग ले लिया है प्लास्टिक का, ठीक है, एक प्लास्टिक का मग ले लिया है, दो ग्रेफाइट रॉड ले ली हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी, दो स्टॉपर लिए हैं और इन स्टॉपर में ये जो इलेक्ट्रोड्स है उसको इंस्टॉल कर दिए। अब हमने इस मग के अंदर पानी डाला, अब उस पानी में चाहे सॉल्ट मिला हो चाहे एसिड मिला हो वो हमें मिलाना है, चाहे सॉल्ट या एसिड कुछ भी मिला लो, क्यों, क्योंकि दे बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इजीली पानी में से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगा दी और इन इलेक्ट्रोड्स को ये वायर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने इसमें पानी भर दिया, एसिडिफाइड वाटर है, एसिड या नमक कुछ भी मिला के उसमें हमने इसमें भर दिया और इस लेवल तक भरना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है ना ये डूब जाए इसके अंदर। बात समझे, ये इलेक्ट्रोड्स जो है ये पूरी तरह से डूब जाए। और उसके बाद दो टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, उसमें भी पानी भरा हुआ है और उन दो टेस्ट ट्यूब को हम उस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जब बबल्स बनेंगे तो उन टेस्ट ट्यूब पे हमारे लिए विजिबल होंगे वो बबल्स। बात समझ आई, पता चलेगा हमें। तो यहाँ पर ये हमारा है एनोड और ये हमारा है कैथोड। ठीक है, ये हमें समझना। अब हमने जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, देखो एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ध्यान से सुनना, जो एनोड होता है बेटा वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, अब सिंपली आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि कहां पर हमें क्या मिल रहा है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल रही है। और इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि जो हमारा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 1। अगर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, वैलेंसी 1 होती है ना। अब ये कटायन और अनायन किसी की भी तरह काम कर सकता है भाई, ये लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और उसकी वैलेंसी होती है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी वैलेंसी होती है 2, है ना। इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, गेन करेगा। दो इसके पास कम है और इसके पास एक ज्यादा भी है कम भी, किसी की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये एनोड के पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, पता है ना। ऑपोजिट पोल्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात हो जाती है ना, कि जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। बात समझ आए, इसीलिए ये हमें एनोड पे मिलता है, ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलता है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब इसका जो रेशियो होगा ना हाइड्रोजन और वाटर का, तो इसकी रेशियो 2:1 की होती है। H2O का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, हाइड्रोजन की वॉल्यूम का रेशियो 2:1 होगा हाइड्रोजन और वाटर का। ठीक है, 2:1 का रेशियो हमें मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि भाई हमें एनोड पे तो ऑक्सीजन मिल रही है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल रही है। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना बहुत फ्रीक्वेंटली, छोटी छोटी सी बबल्स होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहे होते हैं, और ऑक्सीजन की बबल्स धीरे धीरे आ रहे होते हैं, बड़े बड़े बबल्स आ रहे होते हैं। बात समझ आई, ठीक है। अब इस बार जो बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो दिखा देते हैं। फेब में हुआ था ना, आई थिंक ये है, हाँ। तो
तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था इस बार का। तो इस बार इस तरह से एक आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे दिया था, मग दे दिया था, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे, टेस्ट ट्यूब लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी, और ये पूछा था कि भाई इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पी पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है और क्यू पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आर पे है एनोड, है ना, और एस पे है हमारे पास कैथोड, और एनोड पे हमारे पास आती है ऑक्सीजन और कैथोड पे हमारे पास आती है हाइड्रोजन। अभी बताया था, है ना, अभी बताया था, ये इस बार का क्वेश्चन था आपका एमसीक्यू का। ठीक है, तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पी पे ऑक्सीजन है ना, और आर पे एनोड है, तो एक तो ए हमारा करेक्ट है, और क्यू पे हाइड्रोजन है, एस पे कैथोड है, क्यू पे हाइड्रोजन, एस पे कैथोड। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी भी देख ली, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी भी देख ली कि जब हमने वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। अब हम देख लेते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही हमें पता चल रहा है, फोटो यानी कि लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में जब कंपाउंड टूट रहा है, ठीक है, तो लाइट की वजह से जब कंपाउंड टूट रहा है तो वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है ना, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। तो अकर व्हेन अ कंपाउंड डिकम्पोजेस व्हेन एक्सपोजर टू लाइट, यूजुअली अल्ट्रावायलेट लाइट होती है यूजुअली, ज्यादातर। ठीक है, लाइट भी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, AgCl का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब सिल्वर क्लोराइड के अंदर जब क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सन के कांटेक्ट में आया या सनलाइट के कांटेक्ट में आया, लाइट के कांटेक्ट में आया, तो क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होके ये सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्या है, हमारा सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, और जो क्लोराइड है ये गैसियस सब्सटेंस, एक गैस होती है, क्लोरीन जो होती है गैस होती है, वो हवा में चली जाएगी कहीं पर। ठीक है, तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने पीछे भी किया था, ये पोटेशियम क्लोराइड का, है ना, पोटेशियम क्लोराइड जैसे ही इस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी टूटेगा, तो पोटेशियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ आई, पोटेशियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटा आपको ये भी लिखना है, देखो पोटेशियम अभी आपको पीछे बताया था कि लिक्विड फॉर्म में होता है और क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, तो जब पोटेशियम क्लोराइड होगा तब तो ये आपका लिक्विड होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा ये, तो क्या होगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा जो लिक्विड है, और क्लोरीन गैस के फॉर्म में हवा में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये एक्टिविटी है सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। हमने एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड लिया, व्हाइट कलर का पाउडर था, जैसे ही इस पे सनलाइट गिरेगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस जो है इसमें से इवॉल्व हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और जो सिल्वर बचेगा बेटा वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा, सॉरी ग्रे कलर का सब्सटेंस होगा। किस कलर का, ग्रे सिल्वर कलर का सब्सटेंस होगा जो यहाँ बचेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है ये समझ लो, 2AgCl सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सनलाइट जैसे इसके ऊपर गिरी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी, सिल्वर बच जाएगा, और उसका कलर क्या है, ग्रे सिल्वर। बात समझ आई, तो ये आपके पास एक छोटी सी एक एक्टिविटी थी, इनको नोट डाउन करते रहना, ये जो इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमने 3 टाइप के वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए, कौन कौन सा, थर्मल, है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइसिस। ये तीन हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि आयन को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी बात,
आयन आयन को डिस्प्लेस कर देगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। देखो आपके पास ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आएगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिलहाल शांति से बैठो, बस इतना समझ लेना कि जो डिस्प्लेस हुआ है ना, जो डिस्प्लेस हुआ वो लेस रिएक्टिव था और जिसने डिस्प्लेस किया वो मोर रिएक्टिव था। बात समझ आई? जगह बदलेगी, अदल बदल होगी, ठीक है। तो अभी समझाएंगे आपको एग्जांपल के थ्रू, तो घबराओ मत, समझना अभी इस चीज को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हमने सिंपल सी बात की है कि भाई एक केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा है ना, वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसे उसकी जगह से हटा देगा। हटो हटो हटो, तुम हटो यहाँ से और मैं यहाँ जाकर बैठूंगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड। तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और खुद क्लोराइड के पास चला जाएगा। तो जो जिंक का जो आयन है ये कहां चला जाएगा, इधर क्लोराइड के पास, और हाइड्रोजन जो है ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। बात समझ आई? ये जो जिंक है, देखो ये जो जिंक है ये कहां चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को ये हटा देगा, इस हाइड्रोजन को ये यहां भेज देगा, ठीक है। तो ये जिंक जो है ये Cl के पास चला जाएगा, तो ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो जिंक की जगह चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, तो जिंक जो है हमें पता चल रहा है देखिए कि भाई उससे ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ आई? अब इसका एक एक्टिविटी आपके पास है यहाँ पर, वो हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर बाय आयन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक एक्टिविटी आपके पास आ जाती है। तो क्या एक्टिविटी है हमारे पास, ये ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानेंगे कि भाई रिएक्शन ऑफ कॉपर बाय आयन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया, हमने 2 कीले लिए हैं, 2 आयन नेल लिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं और हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। इधर दोनों, मान लो ये दोनों 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए, दोनों में, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 2 आयन नेल है। अब हम क्या करेंगे, एक को तो हम ऐसे छोड़ देंगे, और क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा कलर के साथ कि भाई क्या, हमें तभी तो पता चलेगा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। तो हम एक कील को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे और एक इसको अलग छोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी सेपरेट छोड़ देंगे। हम सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब उठाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाली, ए को हमने ऐसे छोड़ दिया, या बी को उठा लेते हैं, ठीक है। बी को हमने उठाया और इसके अंदर एक धागे से हमने एक कील को बांधा और उस कील को हमने इसके अंदर डिप कर दिया, इसके अंदर डुबो दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो डुबोने के बाद हमको क्या दिखेगा, डुबोने के बाद हमने उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब 20 मिनट छोड़ने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था वो बेटा लाइट कलर हो गया था, लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा उसके ऊपर, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, इस सॉल्यूशन का जिसमें हमने कीलें डाली थी उसका कलर लाइट ग्रीन कलर हो गया, और हमें जो कील थी, जो नेल थी, उसमें क्या डिफरेंस नजर आया, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो गया। अब ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है वो क्या है, और ये जो लाइट ग्रीन कलर इस सॉल्यूशन का हो गया वो क्या हुआ, ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया ना बेटा, इस नेल के ऊपर, ये कॉपर को इस आयन नेल ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इस सॉल्यूशन में से कॉपर का ब्लू कलर होता है, ठीक है, कॉपर का ब्लू कलर होता है। तो उसने क्या किया, इसमें से इस कॉपर को, ब्लू कलर हट गया ना, उस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उस आयन ने, और वहां खुद चला गया, सल्फेट के पास चला गया, जिससे कि उसका कलर चेंज हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। और वो कॉपर कहाँ गया, उस कॉपर को आयन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया वो, ठीक है। और ये जो कॉपर इस आयन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट
बात समझ आई? तो आयन प्लस कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ये कॉपर कहां चला गया? सल्फेट के पास, तो ये बन गया आयन सल्फेट, जिसका कलर क्या हो गया? लाइट ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, आयन सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो सेपरेट हो गया। क्या बात समझ आई? कॉपर सेपरेट हो गया। ठीक है, जब हमने इस सॉल्यूशन में से इसको निकाला तो कॉपर सेपरेट हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ आयन सल्फेट। बात समझ आई? कील को हमने तो बाहर निकाल दिया, बाहर चला गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? आयन सल्फेट। बात समझ आई? जो एक्वस फॉर्म में हमें मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई डाउट है? आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज रह गई उसमें, एक चीज रह गई बेटा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो, चाहे इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो, या चाहे इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो, एक ही बात है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में जाकर, क्या रहेगी सडनली क्या आ गया। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वही हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वही हमारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और वही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर पार्टनर्स चेंज होंगे। ठीक है, पार्टनर्स चेंज होंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, रिएक्टेंट के आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे और प्रोडक्ट में जाकर वो एक्सचेंज हो जाएंगे एक तरह से। कैसे चेंज होंगे, अब इसको जरा सुनना। जैसे मान लो ये है AB प्लस CB। ठीक है, तो यहाँ पर B एज इट इज रहेगा और D एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका A जो है वो D के पास चला जाएगा और इसका C जो है वो B के पास चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब नाइट्रेट और क्लोराइड, यहाँ पर आयंस चेंज होंगे हमारे, कौन सा? सिल्वर और सोडियम। ठीक है, सिल्वर और सोडियम। तो सिल्वर जो है वो इसके पास चला जाएगा, Cl के पास चला जाएगा, और Na जो है वो NO3 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर जब इस क्लोराइड के पास आया तो ये क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। और ये Na जब नाइट्रेट के पास आ गया तो ये क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट। बात समझ आई? बात समझ आई? ध्यान से सुनना। ये क्या है हमारा? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब क्या होगा? इसका जो सोडियम है वो कहां चला जाएगा? इधर, और इसका जो सिल्वर है वो इधर चला जाएगा। तो बेटा जब इसका सोडियम, जब सिल्वर यहां गया तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम जब यहां गया तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ये प्रोडक्ट का बता रहे। इस तरह से जो इसके आयंस है ना वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ दो की डिस्प्लेसमेंट हुई है, सिल्वर की भी और सोडियम की भी, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट। वहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, वहां पर जो मोर रिएक्टिव था वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों आयन से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। बात समझे? बात समझे? ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट हमने लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि हमने दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं। ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं। एक है हमारा सोडियम बेरियम क्लोराइड और दूसरा है हमारा सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक है हमारा बेरियम क्लोराइड और दूसरा है हमारा सोडियम सल्फेट। दो टेस्ट ट्यूब में हमने, एक में ट्रांसपेरेंट है ये दोनों के दोनों, एक में है हमारा बेरियम क्लोराइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारा सोडियम सल्फेट। अब क्या हुआ, हमने एक और बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर लिया और इसमें जब हमने इन दोनों को मिलाया, एक दूसरे के साथ दोनों को मिलाया, इस बीकर में डाला, खाली बीकर था, इसमें हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दोनों को जब एक साथ मिलाया
तब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? सडनली जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो एक जादू होगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, एक व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। और वो जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो है हमारा बेरियम सल्फेट। ठीक है, जो बेरियम सल्फेट है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझे? यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैसे? यहां पर हमारे पास है, यहां पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका सोडियम जो है वो कहां जाएगा? क्लोराइड के पास, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और इसका बेरियम जो है वो सल्फेट के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट क्या है बेटा? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है और जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म है। ये अचानक से जादू। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलराइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दोनों के आयन जो है वो चेंज हो गए, इधर का आयन उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया प्रोडक्ट में। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे देख लेते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है? देखो, इनकी तीन तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, पहला या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। सिंपल। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, अभी मैग्नीशियम रिबन वाली आपने एक्टिविटी की थी कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो यह मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहां जाकर ऐड हो गया ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना इसमें, तो ये क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का देख लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों एक साथ थे। अब क्या हुआ? यहां पर एज अ प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन हुआ, एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिला? यहां मिला हमें सल्फर प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो गए ना, ये दोनों अलग हो गए ना, दोनों अलग हो गए ना, तो ये क्या है? ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बात समझ आई? ये भी क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अब हम तीसरी बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो कटाइंस ले लेते हैं, जैसे जिंक कटाइन हमने ले लिया। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अब जब जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो वो भी प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। रिडक्शन की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं रिडक्शन के अंदर क्या होता है। अब रिडक्शन के अंदर भी जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, अब इसमें इसका उल्टा होता है। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिडक्शन यहां ऐड हो रही थी, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, किसमें? ऑक्सीडेशन में। लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन बेटा ऐड होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या बात समझ आई? इसमें उल्टा होता है उसका। तो अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अभी यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है ना। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद हमें कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये रिडक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने ऐड किया, तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई ना, है ना। तो हमें क्या मिल गया? अमोनिया, जिसको हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट भी बोलते हैं। NH3 अमोनिया है बेटा, जिसको हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट भी बोलते हैं। बात समझ आई? अब थर्ड देख लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है? अनाइंस की बात हो रही है ना, अनाइंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्लोरीन का हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस क्या करेगी? दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी।
उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद। तो यहाँ पर क्लोरीन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और आयन में कन्वर्ट हुई, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बात समझ आई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में? ऑक्सीडेशन के अंदर जो हो रहा है उसका उल्टा रिडक्शन के अंदर हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और रिडक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है और बड़े आराम से ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब भाई रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस तरह से आपका रेडॉक्स रिएक्शन बनता है बेटा। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, तो एक सब्सटेंस जो है जब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कब होगा, जब दूसरा जो है वो रिड्यूस होगा। जब एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, या एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। ये बात है, एक से ऑक्सीजन जाएगी दूसरे के पास ऑक्सीजन आएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी बात हो रही है। तो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको पता है ना, लेकिन ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक ही इक्वेशन में जब दोनों चीजें हो रही हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और दूसरे में ऐड हो रही है जाकर, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने यहां पर ले लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहां पर जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया बेटा, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, कॉपर। ठीक है, कॉपर, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किसने किया, कॉपर ने। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये जो SO4 है ये जिंक के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 + CO। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, है ना, तो ये क्या है भाई, हाईली रिएक्टिव है ना। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो हो रहा है, अगर आपने पीछे पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और लूज किया और कॉपर ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अब जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो ये जो जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर यहाँ से चला जाएगा और जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा सल्फेट के पास। तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बात समझ आई? तो यहाँ पर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयन के अंदर आयन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और वाटर है, ये तीनों जब ऐड हुए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, ये हो गए हमारे किसमें, आयन हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, आयन हाइड्रोक्साइड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन कौन सा। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ ऑक्सीजन थी, नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन है ना, यहां से रिड्यूस हुई है, यहां से रिड्यूस हुई है और यहां जाकर Fe के पास जाकर ऐड हो गई है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो जो आयन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। हाइड्रोजन भी रिड्यूस हुई है, हाइड्रोजन भी रिड्यूस हुई है और ऑक्सीजन भी यहां पर इसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है कॉपर के पास, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ये भी क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड था उसने अपना ऑक्सीजन जो है उसके पास से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है और किसके पास गया है, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर एजेंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप देखोगे ना, ध्यान से सुनो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप देखोगे ना, वो कहां देखोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहां देखोगे,
वो आप देखोगे रिएक्टेंट में। ये ट्रिक होती है याद करने की, यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हमें कहां दिखेगा, रिएक्टेंट में। और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आपको देखना है, ढूंढना है, रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आपको ढूंढना है तो वो आप देखोगे प्रोडक्ट में, यानी कि किसके पास चली गई ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन चली गई वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिएक्टेंट ये रहा, तो इसमें ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर के पास है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ ऑक्सीजन अब प्रोडक्ट में किसके पास चली गई, हाइड्रोजन के पास, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ आई, ये कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर भी क्या है, जिंक जो है वो अभी हमने जस्ट पीछे देखा था कि भाई जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा जिंक। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा देगा, वहां से क्लोराइड के पास चला जाएगा, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा, जिंक क्लोराइड। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और गेन हुए, है ना, इसने जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किसने किया, हाइड्रोजन ने। जब हाइड्रोजन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो हाइड्रोजन वहां से हट गया और जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, तो जिंक कहां चला गया, क्लोराइड के पास। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हुए हैं, तो ये भी क्या है, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या बात समझ आई, आई होप आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगी, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है और यहाँ पर ऐड हुई है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ आई। फिर बिटवीन आयन एंड कॉपर सल्फेट, सेम देख लेते हैं आयन और कॉपर सल्फेट का। फिर आयन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है ना, देखो आयन इधर चला गया, कॉपर इधर चला गया, सिंपल सी बात है, पता ही चल रहा है कि अच्छा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो उसने कॉपर को हटा दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयन सल्फेट में, और कॉपर अलग हो गया। अब जब ये हाईली रिएक्टिव है, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ पर गेन हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ आई। ठीक है, आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और जो Cu है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आयन ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें कन्वर्ट हो गया, FeSO4 आयन सल्फेट में, और जो Cu है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, तो वो सेपरेट हो गया SO4 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जस्ट अभी हमने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हुआ और यहाँ पर जाकर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे, यहां से हटके यहां चला गया। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है, वो कहां चला गया, इधर, है ना, वाटर के पास, और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज। और यहां पर H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। बात समझ आई, H2O ऑक्सीडाइज हुआ है और उसने क्या बना दिया है, इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ आई। तो यहां पर रिडक्शन हुआ है और यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, ऑल राइट। तो अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सराउंडिंग में हीट रिलीज होगी ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल सी बात, स्टार्टिंग में हमने किया था, है ना, स्टार्टिंग में मीथेन का हमने किया था कि भाई जब मीथेन गैस बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट बाहर निकलेगी, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हम लोगों ने ले ली। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन हम लोगों ने ले ली। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए, आपस में जुड़े, तो उन्होंने क्या बनाया,
इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आप लोग वो कर लेना, 6 लगा देते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस कर दिया साथ में। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज है, तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उस ऑक्सीजन को इस ग्लूकोज के पास लेके जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के पास पहुंची तो आपस में जब ये मिले तो क्या हुआ, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हुए और इन्होंने बर्न होने के बाद एनर्जी रिलीज की। बात समझ आई? तो ये भी क्या प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद बात आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, एसिडिटी हो रही है स्टमक के अंदर, ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई बेस कंज्यूम कर लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया या आप इनो भी ले लेते हो, तो क्या होता है, वो एनर्जी जो है, वो जो हीट जो है वो रिलीज हो जाती है ना, और जो भी एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो भी प्रोसेस क्या है हमारा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे अभी हमने पीछे किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर ऐड किया था तो बताया था ना कि भाई उसमें से हीट रिलीज होती है, गर्म होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, स्लेग लाइन जो है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी, ये भी कौन सा हमारा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर। एकदम से आप पटाखे जलाते हो तो उसमें से भी तो हीट और लाइट रिलीज होती है, तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आया होगा कि भाई जिसमें हीट और लाइट रिलीज हो रही है वो क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सीधी सी बात, ठीक है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट। अब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स इसके, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, कि सनलाइट जो है हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हुई ना, प्लांट ने हीट एनर्जी ऑब्जर्व की ना प्लांट ने, ठीक है, उस एनर्जी को ऑब्जर्व किया, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ है। अब बर्फ, अब वो आइस क्या करेगी, अपना स्टेट चेंज करने के लिए उसके सराउंडिंग में जो भी हीट है उसको वो ऑब्जर्व करेगी, है ना, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है ना, ठंडा ठंडा लगने लगता है हमको। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ये भी क्या है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो आसपास की हीट को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है बेटा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर और हीट मिलके क्या प्रोड्यूस करें, स्टीम, तो सराउंडिंग से वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तभी तो पानी उबल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कुकिंग ऑफ फूड, खाना मम्मी ने बनाया, जस्ट ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो खाना बना रहे हैं, गैस पे चढ़ाया है, अब वो क्या करेगा, उस हीट को ऑब्जर्व करेगा तभी तो खाना पकेगा, तो ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 3 लगा लेना यहाँ पर, अरे CaCO3, CaCO3 को जब हमने हीट किया 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे एक फैक्ट्री में ले जाकर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उस हीट को वो ऑब्जर्व करता है और वो टूट जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये सब एग्जाम्पल थे हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। आई होप आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ आया होगा। एक बार एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में देख लेते हैं बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो सराउंडिंग होगा, हीट अगर रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग जो है वो गर्म होगा, है ना। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे आइस ने हीट को ऑब्जर्व किया, तो सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाती है। और इसके एग्जांपल्स तो अब आप लिख ही लोगे, इतने सारे हमने कर लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी का मतलब खाना जो खराब होता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, एक सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं, ठीक है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, और ऐसा फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है,
जैसे ही वो फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो रेंसिड होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें से बहुत खराब सी स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत खराब हो जाता है। और ये प्रोसेस होता क्यों है, रेंसिडिटी क्यों होती है? ऑक्सीडेशन की वजह से, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। बात समझ आई? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब रेंसिडिटी 3 टाइप की होती है बेटा। एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, एक होती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, ठीक है, और एक होती है माइक्रोबल रेंसिडिटी। अब जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी यानी कि ऑक्सीजन की वजह से जब ऑयल और फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन या ब्रेक डाउन हो रहे हैं या ऑक्सीजन की जो है वो ऑयल और फैट्स के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जब ऑयल और फैट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के अंदर फैट जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से। हाइड्रोलाइटिक में मॉइस्चर की वजह से फैट जो है वो ब्रेक डाउन होगा। और माइक्रोबल रेंसिडिटी, नाम से पता चल रहा है ये तो, है ना, फैट्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फैट को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो माइक्रोबल रेंसिडिटी है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, खाना खराब हो रहा है, फ्राइड फूड जो है अगर हमने उसको बहुत लंबे समय तक बाहर रख दिया तो खराब हो जाता है ना। बटर और घी जो है इसमें, इसको भी अगर हमने ज्यादा टाइम तक बाहर रख दिया तो इसमें से भी अजीब सा टेस्ट आने लगता है ना, स्टेल स्मेल, खराब सी स्मेल उसमें से आने लगती है। पीनट्स वगैरह में से ऑयल रिलीज कर देते हैं, एक्सेस अमाउंट में जो ऑयल होता है, तो उसमें से खराब सी स्मेल आने लगती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रेंसिडिटी के। अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, कैसे बचा सकते हैं रेंसिडिटी से? पहला, एयर टाइट कंटेनर में अगर हमने स्टोर कर दिया, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं ये, है ना बेटा। अगर हमने एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर कर दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन के एक्सपोजर में नहीं आएगा और वो खराब नहीं होगा। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर हमने यूज कर दिया, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स? जैसे हमारे पास विटामिन ई हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, अचार में डालते हैं ना, है ना, तो इससे वो खराब नहीं होगा। अगर हमने खाने को बाहर छोड़ा तो भी खराब हो जाएगा, तो खाने को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, गर्मियों में रख देते हैं कि खाना बाहर खराब ना हो। फिर जो हमारा पैक्ड फूड होता है या जो भी आप चिप्स वगैरह खाते हो उसमें एक गैस भरी हुई होती है। कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन गैस अगर हम उस पैकेट के अंदर भर देते हैं तो भी खाना एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो खराब ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या था? प्रिवेंशन से, यानी कि हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं खाने को। ठीक है, तो कोरोजन की हम बात करते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन बेटा, जब हमारे मेटल्स जो होते हैं वो एयर, वाटर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे वो स्पॉइल होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। खराब होने लगते हैं। अब एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन तो हमने बहुत डिस्कस किया अभी पीछे, है ना। कोरोजन का एग्जांपल है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो आयरन हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, फेरस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। सॉरी, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो कैसे आती है? कि जब कॉपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कांटेक्ट में आता है तब उस कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है? कोरोजन का प्रोसेस है। फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी क्या है? कोरोजन का प्रोसेस है। अब ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है कैसे आती है? सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? सल्फर के साथ, एयर में। और सल्फर के साथ जब वो रिएक्ट करता है एयर में तो वो क्या बना देता है? सल्फर सल्फाइड। ठीक है, क्या बना देता है? सल्फर सल्फाइड। तो Ag2S इसका केमिकल। बात समझ आई? ठीक है, तो ये क्या है? कोरोजन है। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन से? देखो बेटा, प्रिवेंशन के लिए जैसे हमारा कोई भी मेटल है,
अगर उसके ऊपर हमने पेंटिंग कर दी है ना, या ऑयलिंग कर दी, जैसे मान लो आप जा रहे हो बारिश में, आपने छतरी को लिया, आपने रेनकोट पहन लिया, जब आपने रेनकोट पहन लिया तो आप बारिश से बच जाओगे। तो उसी तरह से ऐसे ही कोटिंग मेटल्स के ऊपर की जाती है, ठीक है। मेटल्स के ऊपर अलग तरह की कोटिंग होती है, मतलब उनको रेनकोट नहीं पहनाते हैं, उन पे या तो पेंट कर देंगे है ना, या ऑयल लगा देंगे, जिससे कि वो एयर के एक्सपोजर में आने से बच जाते हैं, वाटर के एक्सपोजर में आने से बच जाते हैं। तो उनपे जो है रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, कोरोजन नहीं होगा, कोरोड नहीं होंगे वो। ऑलराइट, फिर गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन हो गया, ठीक है, उसको कोट कर देते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, ताकि रस्टिंग से वो बचा रहे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो ये आपका कोटिंग हो जाती है मेटल के ऊपर, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, उसको किसी दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाता है ताकि वो कोरोड ना हो पाए, ठीक है। तो जैसे किससे मिला देंगे उसको, उस मेटल को, आयरन को जैसे मिला दिया किसके साथ, क्रोमियम के साथ या टिन के साथ मिला दिया, जिससे कि कोरोजन से वो बच जाए। तो डायरेक्ट एयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि वो प्रिवेंट हो जाएगा, कोरोजन नहीं होगा उसमें। फिर एलॉइंग आ जाता है, यानी कि मिक्स कर देते हैं मेटल को। स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग से तो मिलता है, ठीक है। तो जैसे आयरन को और क्रोमियम को जब हम मिला देते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। और स्टेनलेस स्टील आपको पता है, हमारे घरों में बर्तन जो होते हैं पानी से भी धोते हैं, उनको सब करते हैं, लेकिन उनपे रस्टिंग नहीं लगती है ना। तो दो मेटल्स को जब मिला देते हैं तो भी वो कोरोड होने से बच जाते हैं, तो उस प्रोसेस को अलॉइंग बोलते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो रेंसिडिटी और कोरोजन में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, रेंसिडिटी क्या कर रही है, फूड पे अफेक्ट कर रही है ना, उस पे फैट पे, जो ऑयल है, फैट है, ऑयल है, उस पे अफेक्ट कर रही है। लेकिन जो कोरोजन है वो मेटल पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे हो रही है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, फैट्स के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर। और यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो एयर, वाटर के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से हो रहा है मेटल के ऊपर, ठीक है। अब रेंसिडिटी में जब ये खराब होगा तो बैड टेस्ट, बैड स्मेल होती है ना, बड़ी खराब सी बदबू सी आने लगती है। लेकिन कोरोजन के अंदर जो मेटल होगा वो डैमेज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट फूट जाएगा वो। ऑलराइट, अब इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो आराम से। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका लिख देना, कोरोजन का, रेंसिडिटी का, स्पॉइल्ड बटर। ऑलराइट, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या डाउट होता है तो प्लीज कमेंट पे मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना थोड़ा, है ना, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बच्चा पार्टी।